नेक्स्ट है हमारा एक सवाल करते हैं। ये सवाल हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स से लिया गया है। रोटेशनल डायनेमिक्स। तो इस सवाल जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली टफ है, ठीक है। एक्चुअल में जो सवाल है वो तो हम लास्ट में करेंगे। पहले इस सवाल के छोटे छोटे पार्ट्स को हम ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे सभी पॉइंट्स को जान जान के लास्ट में वो सवाल सॉल्व कर लेंगे। आपको बिल्कुल आसान लगेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सवाल है, पढ़ते हैं सवाल को क्या है। एक इनफ रफ है सरफेस। अगर सरफेस इनफ रफ है, सरफेस अगर इनफ रफ है, इसका मतलब ये है कि ये जो रिंग है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा रिंग है हमारा, ये पूरा का पूरा जो रिंग है, ठीक है, वो एक प्योर रोलिंग परफॉर्म करेगा अगर सरफेस इनफ रफ है। तो इनफ रफ है इसका मतलब ये हुआ कि रिंग का सरफेस और ग्राउंड के सरफेस के बीच में किसी प्रकार का स्लिपिंग नहीं है, नो स्लिपिंग, किसी प्रकार का स्लिपिंग नहीं है। इसका मतलब जब भी अगर ये रोल करना चाहे तो आराम से ये प्योर रोलिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा रिंग है। रिंग का मास दिया हुआ है स्मॉल m, रेडियस दिया हुआ है रिंग का कैपिटल R। मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस रिंग के ऊपर वो कैसा है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मतलब हर एक बराबर बराबर लेंथ पर बराबर बराबर मास रखा हुआ है, ऐसे समझ सकते हैं। सवाल अगर ऐसे रहता रिंग सिर्फ तो सवाल आसान हो जाता, लेकिन इस रिंग के साथ टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक m मास का बिड है। m मास का क्या है, यहां पर बिड है, और ए बिड जो है फिक्स किया गया है। फिक्स करने का मतलब यह है कि रिंग के साथ ए बिड भी जो है क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। अगर रिंग का ए वाला पॉइंट नीचे आएगा तो बिड का ए वाला भी पॉइंट नीचे आएगा, ठीक है। ये फिक्स किया गया है। सवाल है इसका कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बिड, सॉरी फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग व्हेन बिड reaches at this point. This point means, let's this point is your B. जब बीड जो है B पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो इस रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा ये बताइए। तो ये हमारा एक्चुअल सवाल है, ठीक है। इसको भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, सॉल्व कर देंगे धीरे धीरे, सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। पहले छोटे छोटे पार्ट्स में इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन इसमें चाहिए हमको, वो आपको हम बता रहे हैं, बढ़िया से समझिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। समझिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारा कि अगर ये हमारा एक कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा सरफेस है इनफ रफ है, और ये सरफेस जो है फिक्स है, फिक्स है। तो याद रखिएगा कि इसके हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग। समझिएगा ना, बिल्कुल बढ़िया से समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा रिंग रोल कर रहा है, वो भी प्योर रोल, प्योर रोलिंग कर रहा है। अगर पूरा का पूरा रिंग जो है प्योर रोलिंग कर रहा है बाय एंगुलर स्पीड ओमेगा से, बाय एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और ये रोल कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, साथ ही साथ आगे की तरफ जा रहा है, रोटेट कर रहा है
और साथ ही साथ आगे की तरफ जा रहा है, लेट्स इसके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है। तो प्योर रोलिंग के केस में अगर ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो इस पॉइंट की भी स्पीड सामने की तरफ v होगी, इस वाले पॉइंट की स्पीड भी v होगी, इस वाले पॉइंट की स्पीड भी v होगी, इस वाले पॉइंट की स्पीड भी v होगी। जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स की स्पीड क्या होगी, v होगी। अगर हम यहां पर एक पॉइंट ढूंढे तो इसकी भी स्पीड कितनी होगी, v। अब इसके मिड पॉइंट है तो जितने भी पॉइंट्स है सबकी स्पीड क्या होगी, सामने की तरफ v। ये जो v स्पीड आया है ऑफ कोर्स रोटेशन की वजह से आया है, नहीं, ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से आया है। ठीक है सर, ये तो रोल कर रहा है, इसका मतलब है कि रोटेट भी कर रहा है अपने एक्सिस पे। तो इसका मतलब है कि इसके पास हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में या सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए वाला के पास एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। सर क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है हर एक पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। तो इसके पास वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, इसके पास पीछे की तरफ वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी इधर है ऐसे क्लॉकवाइज में, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। टेंजेंशियल डायरेक्शन में यहां पर वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, यहां पे वेलोसिटी तो v हो गई, यहां पे वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर। अगर प्योर रोलिंग है तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड हमारा फिक्स है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट के पास जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वेलोसिटी आगे की तरफ है उतना ही वेलोसिटी पीछे की तरफ होगा। सर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी कितना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? आप बोलेगा v माइनस ओमेगा आर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर हम v माइनस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा v बाई आर। तो प्योर रोलिंग के लिए आपको ओमेगा का वैल्यू कितना होना चाहिए, v बाई आर। अगर ओमेगा की जगह पे v बाई आर रखेंगे तो आंसर आ जाएगा v। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी v और v कितनी हो गई, 2v। तो इस वाले पॉइंट का अगर हम नाम a दें तो इसकी वेलोसिटी होगी हमारे पास 2v सामने की तरफ। ठीक है सर, इसकी वेलोसिटी v, ये भी हमारा v हो जाएगा, ओमेगा आर बराबर v। तो इसकी वेलोसिटी v और v का रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, अगेन दिस इज योर रूट 2v। सर इसकी वेलोसिटी जीरो, क्योंकि ओमेगा आर v के बराबर है, जितना पीछे उतना ही पीछे आगे, तो इसके ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट की वेलोसिटी भी जीरो। सर इसकी ये भी हो गया v, दोनों को फैक्टोरियली जोड़ेंगे तो दिस इज योर कम्स आउट टू बी रूट 2v। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास ऊपर की तरफ वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर। आर नहीं लिखेंगे, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे। सर यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है, लेट्स आर। तो वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। तो ऑफ कोर्स इसकी जो वैल्यू होगा ओमेगा की जगह पे लिखेंगे v बाई आर इंटू आर। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा ऐसे। सर कितना होगा, निकाल सकते हैं, अंडर रूट v बाई आर इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये सिंपल सा सवाल था, ये बता दिए। उसी तरह एक्सेलरेशन वाला भी पता होना चाहिए। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, रिंग है, ठीक है, और ऐसे ये रोल कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग। ये हमारा ग्राउंड है, फिक्स है, फिक्स ग्राउंड है। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम B, इसका नाम C, इसका नाम D। अच्छी बात है। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्सेलरेशन है A, यहां पर एक्सेलरेशन का बात हो रहा है, और एक पूरा का पूरा रिंग जो है रोटेट कर रहा है बाय एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब समझिए इस B के पास क्या क्या होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ, लेट्स मान लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। तो अगर हम A के पूछे, A के पास कौन कौन सा एक्सेलरेशन होगा, आप बोलेगा सामने की तरफ A तो होगा ही, ठीक है, हर एक पॉइंट का A होगा, इसका भी A होगा, इसका भी A होगा, इसका भी A होगा।
ठीक है, सब पॉइंट का ए होगा, साथ ही साथ इस वाले पॉइंट का भी ए होगा, इस वाले पॉइंट का भी ए होगा, जितने भी पॉइंट है सबका एक्सेलरेशन कितना होगा ए। एक ट्रांसलेशनल की वजह से सर ये रोटेट भी तो कर रहा है, रोटेट कर रहा है तो उसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा, एंड दिस इज योर at एंड दिस इज योर अल्फा इनटू r एंड दिस इज योर अल्फा इनटू r, दिस इज योर अल्फा इनटू r, अगेन दिस इज योर अल्फा इनटू r, सामने की तरफ। ध्यान से देखिए कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए वाला पॉइंट रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इस पॉइंट के पास सेंटर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन होगा, एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर r, r नहीं बल्कि रेडियस कितना है कैपिटल R, यहां से यहां तक। सर ए वाला भी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r, उसी तरह इसके पास भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r, इसके पास भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, इसके पास भी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर, और ऑफ कोर्स ए वाला डिस्टेंस लेट्स स्मॉल r। सर इसके पास लेट्स ए वाला डिस्टेंस r है, तो इसके पास भी एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर और स्मॉल r, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए अब प्योर रोलिंग के केस में हमको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में फिक्स सरफेस के रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट की रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, मतलब दिस इक्वल टू दैट, माने अल्फा r बराबर a, तो अल्फा बराबर a बाई r। तो प्योर रोलिंग के केस में सरफेस अगर फिक्स हो तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन होगा a बाई r, जहां a क्या है, ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, उस पे बेस्ड हम एक सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है, वही हम पीछे जो दिखाए थे आपको, ठीक है, समझिएगा। इस सवाल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करने वाले हैं। चलिए समझिएगा, आराम से समझिएगा। सवाल है, ये हमारे पास इस तरह का रिंग है, यहां पर हमारे पास m मास का बिड है जो फिक्स है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट लेट्स बी है, फिक्स है हमारा बिड है, रेडियस मास इसका रिंग का स्मॉल m, रेडियस r दिया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा रिंग दिया है सवाल में। सरफेस हमारा इनर तरफ है, प्योर रोलिंग करेगा। अब कुछ सवाल पूछते हैं, सवाल है फाइंड, जब m मास का बिड जो है b पर आ जाएगा तो उस समय जो है ये पूरा का पूरा रिंग कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लेगा। सर इस m मास के बिड को यहां पर आने के लिए थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पर है। इनिशियली अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम रेस्ट पर है तो इसका मतलब ये है कि इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तभी तो ये घूमेगा, और जब घूमेगा तो एक टॉर्क आएगा इधर की तरफ जो इसकी लगातार एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि जब m मास के बिड को यहां से यहां आना है तो इसको स्लाइटली पुश करना पड़ेगा, इसको स्लाइटली ऐसे पुश करते हैं, स्लाइटली पुश, ऐसे थोड़ा सा धक्का देते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत तेज स्पीड से धक्का दिए, मान लेते हैं स्पीड हल्का सा जीरो से क्या है ज्यादा, मान के चलेंगे स्पीड जीरो के ही बराबर है, हल्का सा पुश करेंगे तो पूरा का पूरा ऐसे घूमेगा और पूरा का पूरा रिंग घूमते 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 यहाँ आएगा। जब बिड यहाँ आ जाएगा तो उस केस में कुछ ना कुछ इसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगा, इस रिंग के पास, बताना है कितना होगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ
ring when bead reaches at B, जब बिट जो है वो बी पर पहुंच जाएगा तो इस रिंग के पास एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये बताइए। ठीक है, ये हमारा सवाल कर देंगे सॉल्व, आराम से समझिएगा बिल्कुल। सिचुएशन ये है कि हम अब इसको इरेज कर रहे हैं, कुछ समय के बाद मान लेते हैं, कुछ समय के बाद बिट यहां आ जाएगा, बिट आ जाएगा यहां पर। कुछ समय के बाद मान लेते हैं टाइम कितना हो गया t, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है लेट्स कितना ओमेगा, बिट के पास एंगुलर वेलोसिटी कितना ओमेगा जो फाइंड करनी है। ठीक है, पूरे के पूरे रिंग के पास एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो फाइंड करनी है। सर ओमेगा क्यों आया, एंगुलर वेलोसिटी क्यों आया, बताते हैं। जब इसको हम पुश किए थे तो m मास का बिट यहां से यहां तक चलते गया और यहां पर आ गया। जब बिट यहां से यहां पर आएगा तो आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी बिट की घटी है। अगर हम ये वाले लाइंस को सेंटर ऑफ मास के अबाउट चल रहे हैं रिंग का, अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग का सेंटर ऑफ मास, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास से नहीं बल्कि रिंग के सेंटर ऑफ मास से। तो m मास का बिट जब यहां से यहां गया है तो अगर रेफरेंस पॉइंट ए है मतलब यहां की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में इस बिट के पास पोटेंशियल एनर्जी था mg और यहां से हाइट, आप बोलेगा हाइट है r, तो पोटेंशियल एनर्जी था mg r। लेकिन जब m मास का बिट यहां से यहां पर जाएगा तो ये रेफरेंस लाइन पर आ गया, और जब रेफरेंस लाइन पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो हो गया तो सर काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। यस, तो जब m मास का बिट यहां से यहां आया है तो O काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देगा। सर किसको, O काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा रिंग का और साथ ही साथ बिट का। बिट के पास भी एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और इस रिंग के पास भी क्या हो जाएगा, एक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करें, ठीक है सर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं, यहां पे तो सरफेस रफ है। यस, अगर ये सरफेस रफ है तो ये पूरा का पूरा रिंग ऐसे घूम रहा है तो इसकी टेंडेंसी है पीछे जाने की, लेकिन जाएगा नहीं क्योंकि इसका सरफेस रफ है और इसके सामने की तरफ फ्रिक्शन लगा देगा, वो भी स्टैटिक। सर ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन के जो टेंडेंसी है होने का उसको अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन होगा नहीं, पहले ही बोल चुके हैं कि रिलेटिव मोशन प्योर रोलिंग के केस में नहीं होता है। ठीक है, कोई किसी प्रकार का स्लिपिंग नहीं है। तो सर रिलेटिव मोशन होने की जब टेंडेंसी होगा तो उसको अपोज करेगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। हो रहा है तो उसको अपोज करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन यहां पर होने की टेंडेंसी है, चाह रहा है कि स्लिप कर जाए लेकिन स्लिप होगा नहीं, तो इसलिए बोलेंगे कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक। क्योंकि इस वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी इधर है, रिलेटिव मोशन होने के चांसेस इधर है, तो ऑफ कोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा सामने की तरफ। क्योंकि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, आप बोलिए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ। ठीक है सर, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसका वर्क डन कितना होता है, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो है। तो भले ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो, इसके होने के बावजूद भी हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी किसको किसको गेन हुआ, आप बोलेगा काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ रिंग को और प्लस बिट को, रिंग को फिर बिट को। सर पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ है, आप बोलिएगा सर पोटेंशियल एनर्जी m मास के बिट r हाइट नीचे आया है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है mg r। m मास का बिट r हाइट नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ है mg r बराबर। काइनेटिक एनर्जी कौन कौन गेन किया,
आप बोलिएगा काइनेटिक एनर्जी रिंग गेन किया और बीट गेन किया। सर रिंग कितना पोटेंशियल एनर्जी, रिंग कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया, बता देंगे। पहले बताइए कि रिंग कैसा मोशन कर रहा है। आप बोलिएगा सर रिंग जो है वो कर रहा है हमारा रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन भी, मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल कंबाइंड रोटेशनल मोशन कर रहा है, CTRM कर रहा है। तो इसके पास जो एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी वो होगा ऐसे कि 1/2 m इंटू VCM का स्क्वायर। तो 1/2 m, रिंग का मास हमारा सवाल में दिया हुआ है m इंटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। आप बोलिएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेट्स कितनी है v, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगा v स्क्वायर और प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2, ये तो ट्रांसलेशनल की वजह से काइनेटिक एनर्जी लिखे हैं रिंग का, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की वजह से 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा CTRM के लिए 1/2 कैपिटल M इंटू VCM का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। CM के अबाउट लिख रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा ऑफ इनर्शिया। ये तो रिंग का लिखे हैं और प्लस बीट का। आप बोलिएगा बीट के पास कौन सा एनर्जी होगा, तो आप बोलिएगा बीट के पास टोटल वेलोसिटी कितना है। बीट के पास भी काइनेटिक एनर्जी है, बीट के पास वेलोसिटी कितना है। बीट जब यहां होएगा तो इसके पास एक स्पीड है इधर की तरफ और एक स्पीड है इधर की तरफ, v बराबर ओमेगा इंटू आर, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है। साथ ही साथ टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा v बराबर ओमेगा इंटू आर, दोनों का नेट वेलोसिटी a आएगा। सर कितना √2v या √2v, v की जगह ओमेगा इंटू आर। तो यहां पे लिखेंगे रिंग बीट की वेलोसिटी इतना है तो काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 बीट का मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब √2 ओमेगा आर का होल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा mgr बराबर 1/2 m v की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 1/2 m r स्क्वायर, यहां पे कैपिटल आर लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर और प्लस 1/2 m इंटू √2 का स्क्वायर होगा 2m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। सर यहां पे 2 कट जाएगा, हाफ और हाफ मिलके पूरा फुल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा फुल m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो mgr बराबर 2m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहां से देखिए कटने वाला है m और m कट जाएगा, एक r और एक r कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर g/2r, तो ओमेगा कम्स आउट टू बी g/2r। ए आ गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। आप भी सोच रहे हैं सर कि आप क्यों सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लिखे हैं ये वाला चीज, ये तो रिंग का सेंटर ऑफ मास है ना, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे। आप बोलिएगा जब बीट यहां था तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां था। सर कैसे, पूरा रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां है, बीट का सेंटर ऑफ मास यहां है, तो उन दोनों मिलाकर सेंटर ऑफ मास कहां है यहां। जब बीट यहां आएगा तो उनका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, जब बीट यहां आएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां आएगा, जब बीट यहां आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, जब बीट यहां आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, जब बीट यहां आ जाएगा ये वाला तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा, जब बीट यहां आ जाएगा तो सेंटर ऑफ मास यहां आ जाएगा। मतलब बीट का जो सेंटर है वो ऐसे भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, पूरा सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कैसा मोशन कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन। तो सर क्यों ना हम रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो हम निकाल के देखेंगे, क्यों ना हम पूरा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये थोड़ा सा लिख कर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, लिखते हैं, आराम से समझिएगा, आराम से समझिएगा। इस फिगर को थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। इस वीडियो में सवाल का आंसर लाना बिल्कुल मेरा पर्पस नहीं है,
ठीक है, आपको हमको सिखाना है कि कैसे जो है हम यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, न्यूटन लॉ लगाते हैं, ये सारा चीज सिखाना है। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से सिखाएंगे, आप समझिएगा बढ़िया तरीके से, आराम से समझिए। ये हमारा ऐसे बीड है, सॉरी रिंग है, और बीड यहां पर आ गया, और कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी अचीव हो गया हमारा ओमेगा। जब बीड यहां पर है, यहां पर, तो पूरा रिंग का सेंटर ऑफ मास है यहां पर, बीड का यहां पर, दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, यहां। दिस इज सेंटर ऑफ मास और किसका, सिस्टम का। दिस इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। पहले पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे था, आप बोलिएगा यहां पे। पहले बीड यहां था, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब यहां पर आ गई, ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए। ठीक है, ए वाला हाइट कितना है, r/2। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी ओमेगा ही निकालें, लेकिन हम जो है पूरे कंबाइंड सेंटर ऑफ मास बने, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के अबाउट निकाले। पहले रिंग का सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे थे, वो एनर्जी का इक्वेशन लिखे थे। अब थोड़ा सा पूरा सिस्टम के जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिखिए, आंसर तो सेम ही आएगा, सोचते हैं कैसे कैसे लिखाता है। तो पहले समझिए कि यहां पे सेंटर ऑफ मास जो है पूरा सिस्टम का वो नीचे आया है, यहां से यहां। जब सेंटर ऑफ मास पूरा सिस्टम का यहां से यहां आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। पोटेंशियल एनर्जी घटी है, कितना घटी है, आप बोलेगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना हुआ है, पूरा सिस्टम का मास यहां पर कितना था, 2m। कितना हाइट नीचे आ गया, r/2। तो 2m g h के जगह पे r/2, इतनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है। सर जो पोटेंशियल एनर्जी घटी है वो क्या हुआ है, आपको पता है जब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का घटेगा, सेंटर ऑफ मास का घटेगा, तो ऑफ कोर्स इस रिंग के पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी आएगा, और कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ मास के पास ऐसे वेलोसिटी आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो जाएगा, मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी गेन होगा तो किसका, तो अभी यहां पे पूरा सिस्टम का लिख रहे हैं, इसलिए पूरा सिस्टम का। ठीक है, पूरा सिस्टम का, पूरा काम कंबाइन करके लिख रहे हैं। चलिए लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुई, आप बोलेगा मास 2m था, gh कितना हाइट नीचे आ गया, r/2 बराबर गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पूरा सिस्टम कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया, मतलब पूरा सिस्टम को अब हम यहां पर मास मान लेते हैं कितना, 2m। ना पूरा रिंग का मास यहां मानेंगे, ना पूरा बीड का मास यहां मानेंगे, मैंने पूरा सिस्टम का मास हम यहां पे मान लेंगे 2m। सर यहां पर इसके पास कौन कौन सी वेलोसिटी है, आप बोलेगा कि सर सामने की तरफ वेलोसिटी तो v होगा ही, अगेन दिस इज योर ओमेगा इनटू r। साथ ही साथ इस सर्कुलर मोशन कर रहा है रिंग के सेंटर के अबाउट, तो इसके पास एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी वेलोसिटी होगा, और वो कितना होगा, आप बोलेगा वो होगा सर ओमेगा इनटू r। r नहीं बल्कि यहां से यहां का डिस्टेंस है r/2, तो ओमेगा r/2। ठीक है, ये r/2 रेडियस में घूम रहा है, इसलिए इसके पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा ओमेगा r/2। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी गेन होगा 1/2 मास। सिस्टम का मास है 2m इंटू वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का कितना है, ऑफ कोर्स कितना है बताइए, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितना है, आप बोलेगा ओमेगा r/2 और ओमेगा r/2 और ओमेगा r का रिजल्टेंट आएगा ये वाला अंडर रूट ओमेगा r का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा r/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 2 to the 4 4 1 4 1 5, मतलब आएगा √5 ओमेगा r/2 to the 4 4 का 2, ये आएगा, ये नेट वेलोसिटी आएगा। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 इनटू पूरा सिस्टम का मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितना है, √5/2 ओमेगा r उसका होल स्क्वायर प्लस 1/2 i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, तो सर 1/2 i
आई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आप बोलेगा कि सर पूरा रिंग के सेंटर ऑफ मास के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। यहां और यहां के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसके बाद निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यहां पर 1/2 इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, दिस विल बी mr² और प्लस, ये तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखे हैं, प्लस यहां के अबाउट लिखना है तो यहां और यहां के बीच में md² मतलब mr²/4 और प्लस ये तो आप रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना दूर लिखे हैं और प्लस इस बिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप बोलेगा इससे कितना दूर है बिड? r/2, तो बिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। इसको सॉल्व कीजिए, वही आंसर आएगा। देखिए करके 2 से 2 कट जाएगा, mgr बराबर 2 से 2 कट जाएगा m√5 का स्क्वायर 5/4 ω²r² प्लस ये आएगा mr²/2 प्लस mr² 3/2 mr²/4 माने 3/4 mr² इनटू, ये तो आई लिखे थे, ω² छूट गया था, इनटू ω²। तो यहां से हो जाएगा mgr = 5 3 8 8/4 m ω²r²। 4 से 2 बार में m से m कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा और अगेन ω² का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास g/2r। तो ओमेगा कम्स आउट टू बी √g/2r। ये भी याद रखना, ठीक है। इसके अबाउट निकालिए या रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालिए, आंसर क्या आएगा? एक पॉइंट और है, उसके अबाउट निकाल के दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। सर वो पॉइंट क्या है? वो है हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो तीसरा पॉइंट हमारा, इसी सवाल को हम 3 तरीके से सॉल्व किए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा मेन मकसद था आंसर लाना, हमारा मेन मकसद था आपको अलग अलग तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाना, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी लिखकर काइनेटिक एनर्जी निकाल के दिखाते हैं। समझिएगा, आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके अबाउट हम मान सकते हैं कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है, मतलब मान सकते हैं कि थोड़ा समय के लिए वो पॉइंट जो है रेस्ट पर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। सर निकालते कैसे हैं? अगर पूरा बॉडी के ऊपर नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया जाए और अगर वो परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझाते हैं कैसे? इसकी वेलोसिटी याद कीजिए, इधर की तरफ था √2v, याद कीजिए 45 डिग्री भी 45 डिग्री, क्योंकि यहां पे भी था यहां पे भी था, ठीक है। इसकी वेलोसिटी याद कीजिए, इधर की तरफ था 2v, इसकी वेलोसिटी याद कीजिए, इधर की तरफ था, इधर भी था, इधर भी था, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ था। अगर हम सभी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके परपेंडिकुलर तो ए खुद है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ए है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, ए है, तीनों के तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस पॉइंट को आप मान सकते हैं कि इसके अबाउट एक पूरा का पूरा रिंग जो है वो प्योर रोलिंग कर रहा है। तो हम जो है इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट काइनेटिक एनर्जी निकाल के देखते हैं, ठीक है, वो फॉर्मूला निकाल के देखते हैं, ओमेगा निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल के देखते हैं क्या आता है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला है 1/2 m into v cm का स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया समझिएगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2, प्योर रोलिंग कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को लिखेंगे ओमेगा इनटू r का होल स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ऑफ कोर्स I किसके अबाउट लिखा था? सेंटर ऑफ मास के अबाउट।
नहीं दिया है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर प्लस 1/2 ICM इनटू ओमेगा स्क्वायर। यहां से काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आ जाएगा 1/2 इनटू mr स्क्वायर प्लस ICM और प्लस इनटू ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है? mr स्क्वायर प्लस ICM सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम ऐड कर दिए यहां से यहां तक mr स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम अगर ऐड कर देंगे mr स्क्वायर तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो दिस इज कम्स आउट टू बी 1/2 IA into omega square. What is A? A is your moment of inertia about instantaneous axis of rotation. ध्यान से देखिए इस फॉर्मूला के अंदर कि यहां पर रोटेशनल की वजह से सिर्फ काइनेटिक एनर्जी तो है, ट्रांसलेशनल वाला टर्म गायब हो गया। सर ट्रांसलेशनल वाला टर्म गायब क्यों हो गया? क्योंकि ध्यान से देखिए ए वाला पॉइंट जो होता है वो रेस्ट पर होता है, ग्राउंड रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है। तो इसका मतलब है कि उसके पास किसी प्रकार का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो इससे निकालना तो थोड़ा आसान हो गया। सर हमको विश्वास नहीं है कि इससे आसान हो गया, तो करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। हम जो है यही एंगुलर वेलोसिटी को निकाल के दिखाते हैं अबाउट पॉइंट IAR। तो अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकाल के दिखाते हैं यही सवाल को। आप बोलेगा सर कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, किसके अबाउट? IAR के अबाउट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ? हमें पता है कि पहले जो है m मास का बिट यहां था, यहां पर, यहां से यहां आ गया। पहले इसके अबाउट कितना हाइट पर था? 2r, तो पोटेंशियल एनर्जी था 2mgr। वैसे कम हो गया, जब बिट यहां पर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgr, तो इतना लॉस हो गया। बराबर काइनेटिक एनर्जी कितना गेन किया? काइनेटिक एनर्जी गेन किया 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट लिखिए IP या IA का स्क्वायर I इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको घटाइएगा तो आएगा मेरे पास mgr बराबर 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। कैसे निकालेंगे? पता है हमको कि पूरा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, उसमें mr स्क्वायर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 2mr स्क्वायर प्लस सर इसके अबाउट तो इसका आप रिंग का लिखे हैं, इसके अबाउट तो आप रिंग का लिखे हैं, बिड भी तो है, बिड के पास भी तो मास है, तो सर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ए डिस्टेंस लिखना पड़ेगा। इसके अबाउट निकालना है, यानी पॉइंट मास है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m इनटू यहां से यहां के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सर ए डिस्टेंस कितना है? बहुत आसान है, ए वाला r, ए वाला भी r, तो ये हो जाएगा √2r। तो यहां पर हो जाएगा √2m m इनटू √2r का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। बस इतना ही लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। तो mgr इक्वल टू 1/2 4mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये दो बार में m से m कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा g/2r। तो ओमेगा इक्वल टू कम्स आउट टू बी g/2r। ठीक है, यही सवाल था। कितना अच्छा सवाल था, आसानी से हम इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है, चलिए अब हम एक्चुअल सवाल के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगुलर वेलोसिटी आपको याद भी कर लेना है इस सवाल के लिए, क्योंकि आगे हम यूज करने वाले हैं। चलिए अब सवाल है, समझिएगा बढ़िया से। सवाल हमारा कि ए हमारा ऐसे
रिंग है, दिस इज योर रिंग, मास m स्मॉल m, रेडियस कैपिटल R, और यहां पर हमारे पास अब बीड है, पहुंच गया है। ठीक है, हमको पता है कि इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है √g/2r। ठीक है, पता है। सवाल है हमारा कि इस रिंग के पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है, बताइए। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिंग। सवाल में है कि इस रिंग के पास एंगुलर एक्सेलरेशन बताइए। सवाल वही है हमारा, सरफेस इनफ रफ है, वो सब पूरा लिखा हुआ है, कोई चीज छूट भी जाए तो समझ जाइएगा। ये हमारा m मास का बीड है और फिक्स है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन रिंग का बताइए। चलिए लिखते हैं, आराम से समझिएगा। सबसे पहले हमको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले इस बीड पे ढेर सारे इक्वेशन लिखने पड़ेंगे न्यूटन्स लॉ के हेल्प से। ठीक, तो चलिए लिखते हैं, आराम से समझिएगा, समझिएगा बढ़िया से, बढ़िया से। ठीक है, देखिएगा आराम से। हमें पता है कि इस m मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg नीचे की तरफ। ठीक है, बढ़िया बात है। ये सरफेस है ग्राउंड इसको पुश करेगा बाई नॉर्मल कितना से, n से। अच्छी बात है। पूरा का पूरा जो रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वो भी कितना सर m इंटू जी। सेंटर में मान लेंगे पूरा का पूरा रिंग के मास को, तो इस पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा m इंटू जी नीचे की तरफ ऐसे। मास सेम है, मास रिंग का और बीड का सेम है, इसलिए इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी mg। ये पूरा का पूरा रिंग जो है वो ऐसे घूम रहा है, पूरा का पूरा रिंग ऐसे अगर ऐसे घूम रहा है तो इस वाले पॉइंट के पास टेंडेंसी था आगे जाने का, लेकिन हमको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में इस वाले पॉइंट के पास कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो जितना वेलोसिटी आगे उतनी वेलोसिटी पीछे, तो रेस्ट पर है, तो इस पे आगे की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन है कितना, Fs। ये पढ़ा चुके हैं पीछे, आप जाके देखिए कैसे लगा था, बढ़िया समझिएगा। जब m मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे लगेगा तो ये पूरा का पूरा रिंग ऐसे घूम रहा है, तो mg की वजह से ये पूरा का पूरा रिंग इधर घूमना चाह रहा है, और Fs स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से ये पूरा रिंग ऐसे घूमना चाह रहा है। तो नेट इफेक्टिव जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, लेट्स दिस इज योर अल्फा। नेट टॉर्क मान लेते इधर की तरफ है, नेट टॉर्क इधर की तरफ है, तो नेट अल्फा भी इधर की तरफ आएगा। सर हम गलती से इधर की तरफ मान लिए तो बस आंसर माइनस का अंतर आएगा। ठीक है, माइनस का अंतर आएगा। आपको ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर ये बीड ऐसे घूम रहा है तो अल्फा इधर की तरफ ही होगा। ठीक है, समझिएगा आराम से। सबसे पहले न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है आगे की तरफ तो पूरे के पूरे रिंग के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन आएगा, एंड दिस इज योर ए। सर इसके पास ए एक्सेलरेशन, तो इस वाले के पास भी एक्सेलरेशन कितना होगा, ए। ठीक है सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इधर की तरफ आएगा अल्फा इनटू आर, एंड दिस अल्फा इनटू आर इज आल्सो ए, क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है, तो अल्फा बराबर होगा ए बाई आर, तो ए बराबर होगा अल्फा इनटू आर। ठीक है सर, और कोई एक्सेलरेशन, यस। जब यहां से यहां बीड पहुंच गया था तो कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लिया था, एंगुलर वेलोसिटी अचीव कर लिया था ओमेगा। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अचीव कर लिया था तो सेंटर की तरफ एक फोर्स और लगेगा ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर, मतलब सेंटर की तरफ भी एक एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर आर। माने इस वाले पॉइंट के पास अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो सामने की तरफ ए, इधर की तरफ भी ए, और इधर की तरफ भी ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर है, ओमेगा का वैल्यू हमको पहले से पता है सर कितना, √g/2r। स्क्वायर कीजिएगा तो g/2r इंटू आर से आर कट जाएगा और आएगा मेरे पास g/2। ये हमारा एक्सेलरेशन है, दिस इज योर अल्फा इंटू आर एंड दिस इज योर अल्फा इंटू आर। चलिए हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इस पूरे के पूरे रिंग पे।
पूरे के पूरे रिंग पे अगर हम न्यूटन्स लॉ लगाएं तो पहले हम वर्टिकल डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, पूरे के पूरे सिस्टम पे, पूरे के पूरे सिस्टम पे। यहां पर पूरा का पूरा क्या है, सिस्टम है, वर्टिकल डायरेक्शन में पूरा का पूरा सिस्टम पे लगा रहे हैं न्यूटन्स लॉ, बिड पर और पूरा रिंग पर। आप बोलेगा पूरा का पूरा रिंग पे नॉर्मल फोर्स है ऊपर की तरफ और ग्रेविटेशनल फोर्स है mg और mg 2mg नीचे की तरफ, ठीक है, और एक्सेलरेशन है साथ ही साथ अल्फा इंटू आर नीचे की तरफ। तो लिखेंगे ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो ऊपर लिखेंगे n माइनस नीचे की तरफ mg mg 2mg बराबर मास, पहले रिंग का मास इंटू एक्सेलरेशन वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ध्यान से देखिए रिंग के पास वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, 0 प्लस मास बीड का इंटू वर्टिकल में एक्सेलरेशन, बीड के पास जो वर्टिकल में एक्सेलरेशन है वो कितना है a, तो n बराबर हो जाएगा 2mg इधर में, और a नहीं नीचे की तरफ है इसलिए माइनस a, तो यहाँ पे माइनस a लिखिए या अल्फा इंटू आर लिखिए, m अल्फा आर एक ही चीज है। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह आप ध्यान से देखिए कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किस पे, पूरा सिस्टम पे, पूरा हम सिस्टम पे बोल रहे हैं, ओवरऑल सिस्टम पे, तो सामने की तरफ फोर्स है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, और कोई सामने की तरफ फोर्स नहीं है, बराबर मास, सेंटर ऑफ मास क्या, रिंग का सेंटर ऑफ मास का मास m इनटू रिंग के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना है a, प्लस ये तो रिंग का लिखे हैं, बिड का लिखे, बिड का मास है m इनटू एक्सेलरेशन, आगे की तरफ है अल्फा इंटू आर और पीछे की तरफ है ओमेगा स्क्वायर आर या g/2, कौन लिखे, आप बोलेगा सर नेट एक्सेलरेशन है आगे की तरफ है तो e वाला बड़ा होगा e वाला छोटा होगा, तो लिखेंगे अल्फा इंटू आर माइनस g/2, देखिए सॉल्व करके लाए थे हम g/2, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा मेरे पास m इंटू अल्फा इंटू आर प्लस m अल्फा आर माइनस m g/2, m अल्फा आर 2m अल्फा आर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा 2m अल्फा आर माइनस m g/2, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। सर एक नॉर्मल को भी तो हटाना पड़ेगा, हट जाएगा तभी तो अल्फा निकलेगा, 3 वेरिएबल है, 3 को कम से कम तो इक्वेशन चाहिए ही चाहिए। सर 3 को वेरिएबल है तो सर 3 इक्वेशन चाहिए, कौन कौन वेरिएबल है, n अल्फा और fs, तो सर एक और इक्वेशन, तो एक और इक्वेशन जो है टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। अब सवाल आया कि सर टॉर्क का इक्वेशन किसके अबाउट लिखें, टॉर्क के इक्वेशन किसके अबाउट लिखें, सर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट लिखें कि रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें कि पूरा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखें। चलिए हम तीनों के अबाउट लिख के दिखाते हैं, और यही तो हमारा सवाल का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट था, ठीक है, तीनों को हम अबाउट लिख के दिखाएंगे और तीनों के अबाउट सेम आंसर आएगा, ठीक है, तो आराम से समझिएगा। पहले हम अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग के अबाउट लिख के दिखाते हैं, ठीक है, किसी के अबाउट लिख सकते हैं, बस हमारा बात ध्यान से समझिएगा कैसे। सेंटर ऑफ मास के रिंग के अबाउट लिखेंगे तो बताइए कि यहां से इसके अबाउट लिख रहे हैं टॉर्क का इक्वेशन, इसके अबाउट, तो नॉर्मल इसी से पास कर रहा है, टॉर्क 0, रिंग का मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स mg है नीचे की तरफ, उसका टॉर्क भी 0, ठीक है, Fs का टॉर्क आएगा और mg का टॉर्क आएगा। साथ ही साथ एक चीज और आप ध्यान से समझिए कि आप जिसके अबाउट लिख रहे हैं वो इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल। आप बोलिएगा सर सेंटर ऑफ मास के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है, सेंटर ऑफ मास के पास सामने की तरफ एक्सेलरेशन है, तो सर ये हो गया हमारा नॉन इनर्शियल, और नॉन इनर्शियल हो गया तो सर हमको स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। स्यूडो फोर्स अगर हम इस पॉइंट पर लगाएंगे पीछे की तरफ, तो इसके स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क कहां से पास कर जाएगा, सेंटर ऑफ मास से। सर सेंटर ऑफ मास से पास कर जाएगा तो स्यूडो फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। तो यहां पर हमारा स्यूडो फोर्स का टॉर्क नहीं आ गया, लेकिन यही m मास का वेट थोड़ा सा नीचे की तरफ होता तो उस केस में स्यूडो फोर्स आता इधर की तरफ, तो उसका भी टॉर्क आ जाता, सर उसका भी लिखना पड़ता, समझ गए ना। तो इसका मतलब है कि स्यूडो फोर्स भी यहाँ पे आपको लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्यूडो फोर्स का टॉर्क नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है सामने की तरफ,
तो इसके अबाउट इस पर अगर हम स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लगाएंगे तो ऑफ कोर्स स्यूडो फोर्स आल्सो पासिंग थ्रू द एक्सिस अबाउट व्हिच वी वांट टू फाइंड टॉर्क। तो यहां से हम टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं, उसी के से पास कर जा रहा है हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स स्यूडो फोर्स का, तो टॉर्क उसका 0 होगा, तो उसका लिखना कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग के अबाउट लिखिए, तो कितना होगा टॉर्क सेंटर ऑफ मास के रिंग के अबाउट, आप बोलिए नॉर्मल का mg का इसका टॉर्क 0 होगा, fs का टॉर्क आएगा इधर की तरफ, mg का टॉर्क आएगा इधर की तरफ, नेट अल्फा इधर की तरफ माने हैं तो a वाला टॉर्क बड़ा आएगा, a वाला टॉर्क छोटा आएगा। a वाला टॉर्क आएगा ऐसे क्लॉकवाइज में और a वाला टॉर्क आएगा एंटी क्लॉकवाइज में, उसका नेट इफेक्टिव एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो यहां पर mg का टॉर्क आएगा हमारे पास mg into a वाला डिस्टेंस दिस इज योर r माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा fs into परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज योर r बराबर I रिंग के सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू अल्फा, तो हो जाएगा मेरे पास mgr माइनस fs इनटू r बराबर सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का रिंग के अबाउट। तो सर कितना होगा, सोचते हैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर प्लस बीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अगेन mr स्क्वायर इनटू सर अल्फा। ठीक है, एक आर कट गया 2mr अल्फा, तो mg माइनस fs बराबर 2mr अल्फा। इसको इक्वेशन मान लीजिए हमारा थर्ड। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो प्लस fs और माइनस fs जो है कट जाएगा, प्लस fs और माइनस fs जो है कट जाएगा, तो आ जाएगा mg बराबर 2 4। तो यहां पर अगर हम ऐड करें, यहां पर हम इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि अल्फा फाइंड करना चाहते हैं, तो अगर इरेज करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड से तो प्लस एफ एस माइनस एफ एस कट जाएगा, यहां पर बचेगा mg बराबर 2 4 mr अल्फा माइनस mg बाई 2, इधर लाएंगे तो आ जाएगा 3 mg बाई 2 बराबर 4 mr अल्फा, m से m कट जाएगा तो अल्फा बराबर आ जाएगा 3g बाई 8r। आंसर अल्फा बराबर 3g बाई 8r। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारा आंसर लाना जो है मेन मोटिव नहीं था, हमको सिखाना है कि हम सभी पॉइंट के अबाउट इक्वेशन न्यूटन्स लॉ सब लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम सीखते हैं, हम जो है अपनी टॉर्क जो है पूरा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख के दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, चलिए लिख के दिखाते हैं, आराम से समझिएगा, कोई टफ सवाल नहीं है। आराम से समझिएगा। ये है बाबू हमारा रिंग और ये पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन है आगे की तरफ, पूरा मास मान लेंगे यहाँ पे 2m, अच्छी बात है। सामने की तरफ एक्सेलरेशन होगा, पीछे की तरफ भी एक्सेलरेशन होगा, ओमेगा स्क्वायर r नहीं बल्कि r/2, क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है सर्कुलर मोशन कर रहा है, कितना रेडियस में कर रहा है, r/2 रेडियस में। सामने की तरफ एक्सेलरेशन तो a होगा ही अल्फा इंटू r, और साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के नीचे की तरफ होगा अल्फा r/2। ठीक है, इसके अबाउट लिखेंगे अगर हम तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा 2mg। ठीक है, इस पे नॉर्मल आएगा ऊपर की तरफ m। सर बीड और इसका मास नहीं लिखा है, पूरा सिस्टम का सेंटर हम लिख ही लिए हैं यहाँ पर, क्यों दिखाएंगे उसको नहीं दिखाने की जरूरत है। ठीक है, आराम से समझिएगा, ये हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो हम यहां पे लिखेंगे न्यूटन्स लॉ का लगाएंगे, सामने की तरफ एक्सेलरेशन है, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएं तो ऊपर की तरफ फोर्स है कितना n माइनस नीचे की तरफ फोर्स है 2mg बराबर मास, सेंटर ऑफ मास का मास है हमारा 2m इंटू एक्सेलरेशन किधर वर्टिकल में एक्सेलरेशन है कितना अल्फा r/2।
सर 2 से 2 कट गया और n का वैल्यू आ गया 2mc। एक चीज और है यहाँ पे कि नीचे की तरफ को माइनस लिखना चाहते हैं, ठीक है, कि ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, तो यहां पर हो जाएगा बराबर माइनस m अल्फा r। इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ठीक है। दूसरा नंबर है हमारा, दूसरा नंबर कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आप बोलिएगा सर इस पूरे के पूरे रिंग पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है Fs एंड दिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मास कितना है पूरे के पूरे सिस्टम का? मास कितना है? रिंग का मास है m इनटू एक्सेलरेशन कितना है a, ठीक है। या आप पूरा का पूरा सिस्टम ही ले लिए हैं तो मास हो गया पूरा का पूरा सेंटर ऑफ मास का 2m इनटू एक्सेलरेशन, सामने की तरफ कितना है अल्फा, नहीं पीछे की तरफ ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 भी है, तो अल्फा r माइनस ओमेगा स्क्वायर r बाई 2। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमको पता था, निकाल कर रखे थे, अंडर रूट g बाई 2r स्क्वायर करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2m इंटू अल्फा इंटू r माइनस g बाई 4, g बाई 4 हो जाएगा। गुना करेंगे तो आएगा मेरे पास 2m अल्फा r माइनस 2m अल्फा r माइनस mg बाई 2। सर दो को इक्वेशन आ गया। तीसरा इक्वेशन टॉर्क का लिखते हैं, तो तीसरा इक्वेशन जो है अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के अबाउट लिख रहे हैं, टॉर्क का इक्वेशन। तो लिखेंगे तो आपको पता है कि इसके अबाउट लिखेंगे तो 2mg का टॉर्क 0 आएगा, ठीक है। सर इसका जो एक्सेलरेशन है उसका तो कुछ आएगा ही नहीं, वहीं से पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अबाउट अगर हम लिखेंगे तो यहां पर आएगा मेरे पास किसका टॉर्क? Fs का टॉर्क, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ A है, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r, तो हो जाएगा Fs into r, प्लस में कि माइनस में? इधर वाला माइनस में है और इधर वाला जो है A जो है नॉर्मल का टॉर्क इधर की तरफ आएगा, तो प्लस n इंटू n हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स A और उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया वाला r बाई 2 बराबर I इंटू अल्फा। इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लिखेंगे तो आपको पहले से पढ़ा चुके हैं कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। इसके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे रिंग का तो लिखेंगे mr स्क्वायर और प्लस mr स्क्वायर बाई 4। इसके अबाउट पता होता है mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर बाई 4 क्योंकि पैरेललिटी थ्योरम लगाएंगे, फिर बीड यहां है प्लस mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है, इनटू अल्फा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस Fs इंटू r प्लस एन आर बाई 2 बराबर 3mr स्क्वायर बाई 4 सॉरी 2 इंटू अल्फा। आर कट जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए तो माइनस Fs प्लस n बराबर 3mr अल्फा, ठीक है। यहां पर Fs की जगह पर अगर हम a लिखेंगे और नॉर्मल कैसे रहेंगे, ये वाला, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे और नॉर्मल की जगह लिख देंगे तो आ जाएगा मेरे पास आंसर। यहां पर हो जाएगा माइनस 2m अल्फा और माइनस माइनस प्लस mg बाई 2। ये Fs की जगह पे यहां माइनस हो गया, प्लस नॉर्मल है हमारा 2mg माइनस m अल्फा बराबर 3mr अल्फा, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा, सॉल्व कीजिए थोड़ा सा इसको, 2 और 2 एक 3 कितना था यहाँ पे 2 2 दूना 4 5
अच्छा एक बार और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, इरेज करते हैं इसको हम। सामने की तरफ था Fs इक्वल टू मास टू m इंटू एक्सेलरेशन अल्फा आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस g बाई 4। तो Fs बराबर था 2m अल्फा आर माइनस m 2mg बाई 2 मैंने mg बाई 2 और टॉर्क का लिखे थे इक्वेशन, तो n माइनस m इंटू आर बाई 2 माइनस Fs इंटू आर और बराबर I इंटू अल्फा। इसके बाद मोमेंट ऑफ एनर्जी आया था कितना, इसके बाद मोमेंट ऑफ एनर्जी रिंग का था एम आर स्क्वायर, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर आया था पूरा सॉल्व करने के बाद, और प्लस इंटू अल्फा। तो हो जाएगा मेरे पास 2 से गुना करेंगे, आर आर एक आर कट जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो n माइनस 2 टाइम्स ऑफ Fs, ओ सॉरी 2 से गुना करना भूल गए थे, सॉरी यहाँ पे 2 से गुना करना भूल गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 4, यहाँ पे mg बचेगा। ठीक है, तो सॉरी 2 से गुना करना भूल गए थे, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 3 7 और 8, तो 3mg इक्वल टू 8 mr अल्फा, m से m कट जाएगा और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 3g बाई 8r। तो इसके बाद भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम एक और पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, ए वाला दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट जो है हम अल्फा थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, और इसके अबाउट हमारा सॉल्व करना इसलिए मेन मकसद है क्योंकि इसके अबाउट हम सॉल्व करेंगे तो टॉर्क आएगा, स्यूडो टॉर्क आएगा, उसका भी हमको टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो इस चलते इसका भी थोड़ा सा लिख के दिखा देते हैं, आपको ऐसे नहीं लगे कि स्यूडो फोर्स का टॉर्क लिखने नहीं आता है। ठीक है, आप भी सीख सकते हैं, आराम से समझिएगा, बिल्कुल बढ़िया से। ठीक है, एक बार कैमरा में देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके बाद लिखेंगे तो Fs का टॉर्क तो 0 आएगा, नॉर्मल का टॉर्क, सर नॉर्मल भी यही है, नॉर्मल का टॉर्क भी 0 आएगा। ठीक है सर, mg का टॉर्क भी 0 आएगा। ठीक है, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पे। ठीक है, पूरा सिस्टम के सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ, बढ़िया समझिएगा, कि नॉर्मल का टॉर्क भी यहां पे 0 है। अच्छी बात है, यहां पे पूरा सिस्टम का मास मान लेते हैं 2m, तो यहां पर आएगा 2m इंटू g, ग्रेविटेशनल फोर्स। साथ ही साथ इसका एक्सेलरेशन था इधर की तरफ ओमेगा स्क्वायर r बाई 2, या आप g बाई 4 भी लिख सकते हैं। सामने की तरफ एक्सेलरेशन था a, आपको बताया थे, और नीचे की तरफ भी एक्सेलरेशन था कितना, a, एंड दिस इज योर अल्फा इंटू r। लेकिन अगर हम इसके अबाउट लिखेंगे तो n बराबर क्या होगा, वही इक्वेशन तो वही आएगा। लेकिन अगर हम इसके अबाउट लिखेंगे टॉर्क का इक्वेशन, अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, टॉर्क अगर इसके अबाउट लिखेंगे तो इसके पास खुद एक एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ ओमेगा स्क्वायर r। सर आप बोलिएगा कि इधर की तरफ भी तो एक्सेलरेशन था, यस, कितना था, अल्फा इंटू r। सर इधर की तरफ एक्सेलरेशन था कितना, सर ए नहीं लिख रहे हैं इसका टॉर्क, इसके वजह से ए जितना था आगे उतना ही पीछे था, ए बराबर था, तो नेट एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में कितना था, 0। इस वाले के पास नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है कितना, ओमेगा स्क्वायर r। सर ओमेगा स्क्वायर r मतलब g बाई 2 एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि यहां पर हमको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना मास थे? 2m मास थे। स्यूडो फोर्स कितना आएगा? 2m इंटू g/2 स्यूडो फोर्स। तो इसके अबाउट अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो 2mg का तो टॉर्क आएगा ही, साथ ही साथ स्यूडो फोर्स का भी टॉर्क आएगा। तो नेट टॉर्क अगर हम इसके अबाउट लिखें तो नॉर्मल का टॉर्क 0 आएगा, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क लिखें, नेट टॉर्क अबाउट IAR, तो लिखेंगे 2mg इनटू ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया और उसका डिस्टेंस ये वाला r/2, और प्लस क्यों? क्योंकि स्यूडो फोर्स भी नीचे ही की तरफ है, तो इसका भी टॉर्क आएगा इधर की तरफ ही, तो आएगा 2mg/2, स्यूडो फोर्स हो गया 2mg/2 मतलब mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ कोर्स r/2, ये भी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स स्यूडो फोर्स इसी से पास करेगा, तो ये वाला भी डिस्टेंस होगा r/2। ये हो गया हमारे पास नेट टॉर्क, एंड दिस कैन बी रिटन एज I इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। बस और कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, वो आएगा mgr प्लस 2 से 2 कट जाएगा, वो आएगा mgr/2 बराबर ये कितना आएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो इसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आप बोलेगा mr² तो होगा ही इसके अबाउट, और प्लस यहां से यहां तक mr² ऐड करेंगे, तो ये तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इसके अबाउट, प्लस बिड का, बिड यहां था तो बिड का डिस्टेंस है यहां से कितना? √2r, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2mr² इनटू अल्फा। तो इसको आप सॉल्व कीजिए, तो 3mgr/2 बराबर 4mr² इनटू अल्फा। m से m कट गया, r से r कट गया, और अल्फा का वैल्यू आ गया 3g/8r। तो इसके अबाउट भी हमारा नेट टॉर्क का नेट अल्फा आया उतना ही। ठीक है, तो इससे हमको क्या सीख मिला? इससे हमको ये सीख मिला कि आप जो है टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं। बड़े बड़े टीचर जो है ऐसे बोल देते हैं कि इसके अबाउट टॉर्क नहीं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसके अबाउट भी टॉर्क लिख सकते हैं, लेकिन बस हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, जो इसके अबाउट देखना पड़ेगा कि ये जिसके अबाउट लिख रहे हैं वो हमारा इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। अगर नॉन इनर्शियल हुआ, नॉन इनर्शियल, तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, बस वो कीजिए, उसके बाद आंसर हमारा आएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट।